नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन की, जो है सारा देश 100 खबरें। आज दिल्ली की सड़कों से डीटीसी की बसेस नादारद हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कल शाम एक डीटीसी ड्राइवर की मौत से गुस्साए ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। कल दिल्ली के मुंडका इलाके में हुई रोड रेज की वारदात में डीटीसी बस के ड्राइवर अशोक की पीट कर हत्या कर दी गई। डीटीसी बस चालक एसोसिएशन पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर रहा है। वहीं दिल्ली सरकार ने 5 लाख के मुआवजे और परिवार के एक शख्स को नौकरी देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में डीटीसी की 4000 बसेस चलती हैं, जिनमें से 1100 स्कूली बसेस हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने मदद का ऐलान किया, तो साथ ही मौत से नाराज कर्मचारियों का गुस्सा भी सड़क पर दिखाई दिया, जिस पर उन्होंने मंत्री का घेराव किया। नाराज कर्मचारी उनकी गाड़ी के आगे लेट गए और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करने लगे। इधर गोपाल राय ने मामले में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इसी के चलते रविवार को दिल्ली में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी किया गया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। डीटीसी बस ड्राइवर की रोड रेज में हत्या के आरोपी को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साल के आरोपी का नाम विजय है और वो मुंडका का ही रहने वाला है। बस से बाइक में मामूली टक्कर लगी थी, जिसकी वजह से बाइक की पिछली सीट पर बैठी महिला गिर गई। गुस्सा बाइक सवार ने हेलमेट से ड्राइवर की पिटाई कर दी और ड्राइवर के अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। जयललिता और उनके 3 सहयोगियों की ओर से दायर की गई याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। याचिका में आय से अधिक संपत्ति के मामले में चारों को दोषी साबित करके जेल की सजा सुनाए जाने का विरोध किया गया है। जयललिता के हक में मंदिरों में प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। पार्टी की तिरुवल्लुर जिला इकाई ने 23 शिव मंदिरों में खास पूजा की योजना भी बनाई है। वहीं एक मंदिर तक दूध से भरे 567 बर्तनों का जुलूस निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले IBN नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में चीन के राजदूत ली यूचेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा बेहद अहम है और दोनों देश के रिश्ते के लिए ये बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों का व्यापार पर खास जोर होगा और उम्मीद है कि मोदी के दौरे पर $10 बिलियन का ट्रेड डील साइन होगा। IBN नेटवर्क की एक्सक्लूसिव बातचीत में चीनी राजदूत ने सीमा विवाद पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ठोस पहल करनी होगी, ग्राउंड रूल बनाने होंगे, गाइडलाइंस बनानी होगी। साथ ही उनका यह भी कहना था कि इस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी काफी काम करने की जरूरत है। चीन के राजदूत ने भारत चीन व्यापार में असंतुलन की बात भी कही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि भारत में चीन का निवेश इसमें संतुलन लाएगा। चीनी राजदूत ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत सरकार रेड टेप खत्म करके अब राह आसान करेगी। Just that the investment is very effective to solve or to promote a balanced trade. Now, to encourage Chinese investors to come to India, the key point is to ease, for Indian side, to ease the visa regime. Yeah. To streamline the procedure, to eliminate all these unnecessary paperwork. आज राज्यसभा में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज बिल पर चर्चा होगी। इस विधेयक को पारित कराने के लिए मोदी सरकार को विपक्ष की मदद की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस की शर्त है कि जब तक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक संसद में वो जीएसटी बिल पर चर्चा नहीं होने देगी। गडकरी की एक कंपनी पर सरकार को लोन का पैसा न लौटाने का आरोप लगा है। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा बिल का पास होना मुश्किल है। ऐसे में विपक्ष के रुख को भांपते हुए सरकार इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज सकती है, ताकि बिल की समीक्षा करके जरूरी बदलाव किए जा सकें। लोकसभा में तो सरकार का बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बिना विपक्ष की मदद के किसी भी बिल को पास कराना मुश्किल है। ऐसे में बिल को पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन के लिए संसद के आधे सदस्यों के अलावा वोटिंग के दौरान मौजूद 2/3 सांसदों की सहमति भी जरूरी होती है। ऐसे में आगे की राह सरकार के लिए आसान नहीं।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा है कि राज्यसभा में बहुमत की कमी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में आड़े आ रही है। विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए राजनाथ सिंह ने यह बात कही है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इस बार मंदिर के निर्माण के लिए संसद में प्रस्ताव लाना मुमकिन नहीं होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अयोध्या में राम मंदिर के लिए निर्माण के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार रही पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने ऐलान किया है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि मैं सक्रिय नेता नहीं हूं क्योंकि राजनीति मेरी भाषा नहीं है, मैं फिर चुनाव नहीं लड़ूंगी। पणजी में चल रहे विमेन इकोनॉमिक फोरम में शिकायत के दौरान किरण ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। उन्होंने ये बात इस दौरान कही और आपको बता दें कि किरण बेदी ने दिल्ली चुनाव को अपने जीवन का सर्वोत्तम अनुभव बताया था। वोट डालने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आज प्रधानमंत्री मोदी पर फैसला आएगा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल 30 अप्रैल को मोदी ने अहमदाबाद के रणप इलाके में वोट डालने के बाद अपनी पार्टी चिन्ह के साथ सेल्फी ली थी, फिर उसे ट्विटर पर पोस्ट कर वोट की अपील की थी। इतना ही नहीं, मोदी ने पोलिंग बूथ के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इसके बाद सियासी बवाल भी शुरू हो गया था। चुनाव आयोग ने भी इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए आपत्ति जाहिर की थी। मुसलमानों का मताधिकार छीनने वाले लेख पर शिवसेना नेता संजय राउत को आज दोपहर तक चुनाव आयोग को अपनी सफाई देनी होगी। अगर राउत अपनी सफाई नहीं देते तो फिर आयोग इस पर बिना कोई आगे पूछताछ किए हुए कार्रवाई करेगा। इस मामले में प्राथमिक तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन पाते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने कल शिवसेना सांसद संजय राउत को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और चुनाव आयोग ने यह नोटिस संजय राउत के खिलाफ दर्ज शिकायत और राज्य चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया है। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान की अखबारों के खिलाफ मानहानि की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मानहानि की ये याचिका एक अंग्रेजी और 2 हिंदी अखबारों के खिलाफ है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये दायर की गई। दरअसल मानहानि की ये याचिका अखबारों में छपे उस लेख को लेकर है जिसमें ये अटकलें लगाई गई थी कि रेहान को गांधी परिवार का उत्तराधिकारी बनाने की योजना के तहत राहुल गांधी उन्हें गोद ले सकते हैं। एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए और पिछले महीने से लापता चल रहे गोवा के पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को पचेको अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत में अर्जी लगाई है। पचेको ने इस अर्जी में सरेंडर करने के लिए कुछ और वक्त मांगा है। आज पचेको की अर्जी पर सुनवाई होनी है। हम आपको ये भी बता दें कि पचेको को साल 2006 में एक जूनियर इंजीनियर को थप्पड़ मारा था। आज प्रधानमंत्री नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना में आमूलचूल परिवर्तन कर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि इसके तहत 2016 के अंत तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य है। इस बैठक में दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और मंत्रालय के अन्य अधिकारी हिस्सा लेंगे, जिसमें पूर्व दूरसंचार सचिव जे सत्यनारायण के नेतृत्व वाली समिति द्वारा पेश रिपोर्ट पर चर्चा होगी। ये रिपोर्ट ब्रॉडबैंड परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने से जुड़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत अगर किसी अधिकारी को यह लगता है कि मीडिया की किसी खबर से सरकार या सीएम की छवि खराब हो रही है तो वो मुख्य सचिव को शिकायत कर सकते हैं। अधिकारी की शिकायत के बाद मामला कानून मंत्रालय के पास जाएगा, जहां से सहमति मिलने के बाद गृह मंत्रालय सरकारी वकील के माध्यम से खबर चलाने वाले मीडिया संस्थान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। दिल्ली सरकार के इस नए सर्कुलर को लेकर सियासी दलों और मीडिया संगठनों ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया पर उनकी पार्टी को बर्बाद करने की सुपारी लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों को आलोचना को भी सही नजरिए से लेना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा है कि समाज में तानाशाही नहीं चलेगी। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन का कहना है कि ये फैसला सरकार के दिवालियेपन को दिखाता है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी के मानहानि केस में मामले में केजरीवाल ने कोर्ट से कहा था कि मानहानि के मुकदमे को आपराधिक धाराओं के तहत नहीं लाना चाहिए क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की आजादी सीमित होती है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में पानी को लेकर नाराज लोगों ने आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया के ऑफिस में हमला कर दिया। लोगों ने दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की और वहां रखी कुर्सियां और गमले, पंखे आदि भी तोड़ दिए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमले के लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि इलाके में पानी की समस्या तो जरूर है लेकिन हालात पहले से बेहतर हुए हैं। भारत में शेरों की तादाद पिछले 5 सालों में और बढ़ी है। ताजा सर्वे में यह बात सामने आई है। 2010 के मुकाबले 2015 में शेर गणना में गिर के जंगलों में एशियाटिक लायन की संख्या 411 से बढ़कर के अब 523 हो गई है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,000 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाए गए इसको के बर्नपुर इस्पात कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोयला घोटाले की नहीं नीलामी की खबरें आती हैं।
कोलकाता यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले राजभवन से सीधे दक्षिणेश्वर मंदिर गए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने मां काली के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर परिसर में मौजूद लाइब्रेरी को भी देखा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी बेलूर मठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कब्र में ध्यान लगाया। बेलूर मठ के सन्यासियों के समूह के साथ मंत्रोच्चारण भी किया गया। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का समाधि स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष सो नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक कॉर्पोरेट परस्त, किसान और गरीब विरोधी जैसी कांग्रेस के आरोप उनकी खींच हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम जिन संकल्पों को लेकर चल रहे हैं उनके तहत आने वाले 5-7 सालों में देश की तस्वीर अलग ही होगी और यही बात उनको सोने नहीं दे रही है। इसलिए हमारे कामों में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव को जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कानून 120 साल बाद बदला गया था। इतने पुराने कानून पर विचार के लिए 120 घंटे भी लगाए गए थे क्या? इतना ही उन्होंने और भी बातें कही। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी पार्टी के तौर पर दोषी यहां पर है। चुनाव सामने थे, सदन पूरा होना था, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय हो गया। अब जरूरी संशोधन किए गए हैं जो कि किसान विरोधी नहीं है। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि नेताओं को बयानबाजी करने से बचना चाहिए। ऐसी बातों से देश को नुकसान होता है। साथ ही साथ देश के महत्वपूर्ण लोगों को ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि वो गंगा की सफाई से जुड़ी पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने यह कहा कि उनके लिए गुजरात और दिल्ली दोनों ही जेल खाना है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव की माने तो बिहार विधानसभा चुनाव तक जनता परिवार का विलय संभव नहीं है। रामगोपाल के मुताबिक चुनाव आयोग में नई पार्टी के रजिस्ट्रेशन की तकनीकी प्रक्रिया काफी लंबी है। रामगोपाल यादव ने यह सलाह दी है कि आरजेडी और जेडीयू सीटों पर समझौता करते हुए अभी अपने अपने चुनाव चिन्ह के तहत ही इलेक्शन में जाएं। वहीं जेडीयू नेता शरद यादव ने यह कहा कि विलय का ऐलान हो चुका है। जनता दल के गठन के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है और आगे की प्रक्रिया की जिम्मेदारी मुलायम सिंह को दी गई है। और आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि सैद्धांतिक विषय पर सहमति बनने के बाद उस पर कदम पीछे लेना मुश्किल नहीं होता। भारतीय डाक विभाग आज से दिल्ली में ई कॉमर्स इंजन शुरू करने जा रहा है। भारतीय डाक विभाग ने यह कदम ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते रुझान को देखते हुए उठाया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दिल्ली में ई कॉमर्स सेंटर की शुरुआत करेंगे। ये सेंटर हर रोज 30,000 पार्सलों को देखरेख कर सकेगा और ई कॉमर्स ग्राहकों से ये पार्सल जुटाए जाएंगे और उन्हें 24 घंटे के भीतर ही संभावित डेस्टिनेशन पर भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री शाहिद मंजूर की बेटी हबीबा हसन ऋषिकेश में राफ्टिंग करते वक्त गंगा नदी में बह गई। हबीबा देहरादून में पढ़ाई कर रही थी और अपने 10 दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए ऋषिकेश गई हुई थी। राफ्टिंग करते समय हबीबा का पैर फिसल गया था और वो नदी में तेज धारा में बह गई थी। हबीबा की खोज गंगा में लगातार जारी है। प्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर को रविवार को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। मुंबई के पृथ्वी थिएटर में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शशि कपूर को हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दिया। हिंदी सिनेमा में 175 फिल्मों में काम कर चुके शशि कपूर को 2011 में पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। समान समारोह में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रेखा समेत बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। सलमान खान के हिट एंड रन मामले में मारे गए नुरुल्लाह शरीफ के बेटे फिरोज और इस मामले में जख्मी हुए अब्दुल्ला को मुंबई में बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से 25,000 रुपए की मदद दी गई है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने बताया है कि हादसे के दौरान सलमान खान के अंगरक्षक रहे रविंद्र पाटिल के आश्रितों को भी मदद पहुंचाई जाएगी। पाटिल की साल 2007 में मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बारात को लेकर जा रही एक जीप तेज बहाव नदी में जा गिरी। इसमें 5 लोग मौत हो गई। नदी में से अब तक 5 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं और 5 गंभीर रूप से घायल लोगों को नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। अपने भोपाल दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने शिवराज के मंत्रियों की क्लास ली। अमित शाह ने कहा कि सभी मंत्रियों के कामकाज का असर उनके विभाग में दिखना चाहिए और मंत्री अपने विभाग के जिलों में गंभीरता से काम करें। पीलीभीत में शादी समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में लगभग 100 लोग शादी के पवित्र बंधन में बंधे। आयोजन में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने शिरकत की। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले पंडाल गिरने की घटना पर एक समाजसेवी संस्था ने पंडाल निर्माण कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। हम आपको बता दें कि पंडाल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई थी और इसमें 50 लोग घायल हो गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिवराज और अमित शाह ने एमपी बोर्ड के टॉपर छात्रों से मुलाकात की और उन्हें सफलता पर बधाई दी। इस मौके पर सीएम ने 10,000 छात्रों को लैपटॉप देने की बात भी कही।
बिहार के सीतामढ़ी में NH 77 पर स्कॉर्पियो रेलिंग से टकरा गई, जिसमें गाड़ी में सवार लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को सीतामढ़ी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में अनोखे तरह से मदर्स डे मनाया गया। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा की स्तुति की। मदर्स डे के मौके पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा को जेल और सलमान खान को बेल कतई सही नहीं है। शिमला में हिंदू संगम में उन्होंने कहा है कि देश में घर वापसी का अभियान लगातार जारी रहेगा, भले ही कुछ लोग इसका विरोध करते रहें। इधर झांसी के जिला चिकित्सालय में तैनात नेत्र सर्जन डॉक्टर प्रभात चौरसिया ने इस साल मोतियाबिंद के 3869 ऑपरेशन करके यूपी में सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टर चौरसिया की इस उपलब्धि पर भारत सरकार उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगी। चारधाम यात्रा के बाद हरिद्वार में अगले साल 2016 में होने वाले अर्धकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहली बार कुंभ मेले का क्षेत्र देवप्रयाग तक बढ़ा करके 70% स्थायी कामों को मंजूरी दे दी गई है और 250 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। हरिद्वार में BHEL अस्पताल में महिला की मौत के बाद उसके घर वालों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ की। घर वालों का आरोप था कि अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत हुई है। मिर्जापुर में मरीज को घसीट कर ले जाने की हमारी खबर के बाद स्वास्थ्य निदेशालय ने सफाई मांगी है। साथ ही साथ मरीज को बेहतर इलाज के लिए बनारस भेजने की तैयारी भी की जा रही है। बुलंदशहर में अपने महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और उसके दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दोनों ही रात से लापता थे। बाद में उनकी लाश गांव के ही से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक सरोज का कई लोगों से संबंध था, जिस पर उसके पति मिथिलेश को आपत्ति थी। रास्ते का कांटा हटाने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के उसका कत्ल कर दिया। हैदराबाद में कुछ दोस्तों के बीच मस्ती में शुरू हुई लड़ाई एक दोस्त की जिंदगी पर भारी पड़ गई। खेल खेल में शुरू हुई दो दोस्तों के बीच मारपीट में एक लड़की की जान चली गई। 3 मई को हुई इस घटना के वक्त किसी ने उसका वीडियो भी बना लिया था और अब जहां लड़के से दुर्घटना बता रहे हैं तो वहीं परिवार वाले मौत पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। IPL पर चल रहे सट्टेबाजी के तार दुबई और पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। सट्टेबाजी को लेकर ईडी ने 8 शहरों में छापेमारी की। छापेमारी में ईडी को करीब 250 मोबाइल फोन्स और 10 लैपटॉप्स भी बरामद हुए हैं। इस मामले में गुजरात के 5 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ईडी का दावा है कि IPL क्रिकेट के एक मैच पर सट्टेबाज 100 करोड़ रुपए का दांव लगा रहे थे। सट्टेबाज रितेश बंसल उर्फ भरत के अड्डों पर भी छापेमारी की गई है। फिरोजाबाद पुलिस ने एक फर्जी नटवर लाल को गिरफ्तार किया है, जो कि समाजवादी पार्टी सांसद बनकर लोगों को धमकाता था। यह अपने आप को SP के एक बड़े सांसद का बेटा बताता था। फिलहाल इस नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरव यादव नाम का यह शख्स उत्तर प्रदेश में IG DIG थाना प्रभारियों को फोन करके अलग अलग केस की पैरवी के लिए दबाव बनाया करता था और कम से कम पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करवाने की धमकी तक दिया करता था। लखनऊ में मदर्स डे पर हैवानियत के इंतहा देखने को मिले। कृष्णानगर इलाके में एक 1.5 साल की बच्चे के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है, जहां पर एक अज्ञात शख्स ने फुटपाथ पर सो रही बच्ची से बलात्कार किया। फुटपाथ पर मां के साथ सो रही बच्ची को आरोपी उठाकर ले गए। आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर बच्ची को नहर में पास फेंक कर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बच्ची का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 सगे भाइयों की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी मच गई। रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस के खेत में 2 आदमियों की लाश पड़ी होने की सूचना दी। दोनों लड़कों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले को रंजिशन हत्या से जोड़कर देख रही है, लेकिन परिवार वाले किसी से भी झगड़ा होने की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। मुरादाबाद में रहकर पढ़ाई कर रहे 2 विदेशी छात्रों पर अज्ञात युवकों ने हमला बोल दिया। घायल छात्र का यह कहना है कि शनिवार शाम अचानक आधा दर्जन स्थानीय युवक उनके कमरे में घुस आए और उन पर हमला बोल दिया। सूडान के रहने वाले दोनों छात्रों को पीटने के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। पीड़ित छात्र की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक की कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। उधर राजस्थान के रतनगढ़ में पुलिस ने क्रिकेट के 5 चोरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाइन बॉक्स, कैलकुलेटर, LED TV, 2 लैपटॉप्स, 5 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन और करोड़ों रुपयों के लेनदेन का हिसाब सहित अन्य सामग्री भी जब्त हुई है। अलवर में पिछले कुछ महीने में एड्स के रोगियों की तादाद तेजी से बढ़ते जा रही है। बावजूद इसके सरकारी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हो पा रही है। हालात ये है कि हर 33 घंटे के बाद एक HIV पीड़ित सामने आ रहा है। जिला अस्पताल के मुताबिक 1366 दर्ज मरीजों में से 1086 उपचार ले रहे हैं। गाजियाबाद से अपहरित किए गए मासूम अदनान के अपहरण मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पता चला है कि 14 लाख रुपए के लालच में उसके पड़ोसी ने ही उसका अपहरण करवाया था। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया और 7 लाख रुपए लूट लिए। वहीं पुलिस इस पूरे मामले को फर्जी करार देकर मामले का दर्ज तक नहीं कर रही।
आकाश ज्वेलर्स के मुताबिक बदमाश दुकान में ग्राहक बनकर दाखिल हुए थे, लेकिन अचानक पिस्तौल निकालकर दुकानदार को बंधक बना लिया और करीब 50,000 रुपए कैश और 6.5 लाख की जो जेवरात है वो लेकर फरार हो गए। दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाड़ियों ने अंबिकापुर के संगवारी संस्था के करीब 30 खिलाड़ी बच्चों से मुलाकात की है। ये मुलाकात यूनिसेफ की पहल के बाद मुमकिन हो सकी। मुलाकात के दौरान बच्चों ने खिलाड़ियों से सवाल जवाब भी किया। बच्चों ने खिलाड़ियों से उनकी जिंदगी के बारे में पूछा और खिलाड़ियों ने उन्हें हंसते हंसते खूब सारी बातें बताई। खिलाड़ियों ने बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के टिप्स भी दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान कोलकाता में बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया से मिले हैं। मुलाकात के बाद शहरयार खान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर में यूएई में 3 टेस्ट, 5 वनडे और 2 T20 मैचों की सीरीज खेली जा सकती है। और इधर आपको बता दें कि आईपीएल में रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में बेंगलोर ने मुंबई को 39 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर ने 20 ओवर में इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रन से हरा दिया और इस तरह अंक तालिका में टॉप पर पहुंचते हुए चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में जगह बनाने वाली पहली टीम पहुंची। स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपी बने क्रिकेटर श्रीसंत पिता बन गए हैं। श्रीसंत ने ट्वीट कर ये बताया कि उनकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है और दोनों स्वस्थ हैं।